दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में धान की फसल की बुआई की जाती है। मध्य प्रदेश की भी प्रमुख फसलों में धान की फसल मानी जाती है। अगर हम बात करें कि धान की फसल जो है बहुत सारे किसान भाइयों की आजीविका का प्रमुख स्रोत होता है। और आज हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं कि धान की फसल में प्रमुख समसामयिक कार्य। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय सिंह जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि धान की फसल के समसामयिक कार्यों के बारे में आप बताएं। ज़रूर। जैसा कि आपने पहले ही बोल दिया कि धान जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी फसल है। और हम आपको इतना बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश की ही नहीं, कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फसल है। और अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के लगभग 22% पूरी क्राफ्ट एरिया का 22% अकेले धान धान की फसल होती है। समसामयिक की अगर बात करें तो ये चूँकि मौसम ये खरीफ का चल रहा है, और ख़रीफ मौसम में अगर सबसे ज़्यादा यदि कोई सुखी मानता है, पानी में अपने आप को सब ढालने की क्षमता रखता है, तो मुझे लगता है धान से बढ़िया कोई फसल होता नहीं है। और धान में यदि देखा जाए तो धान की में लगभग दो पद्धतियाँ हैं, दो विधियाँ हैं धान उगाने की। उनमें एक विधि होती है जिसे हम रोपा डाल के करते हैं, और दूसरा विधि होती है जिसे हम छिटका विधि या तो मान के चलिए सीधी बुआई से करते हैं। अब अगर देखा जाए तो लगभग जो किसान भाई मतलब खेती कर रहे हैं, वो अपना रोपा डाल करके लगभग पौधरोपण कर चुके होंगे। और दूसरी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने छिटका विधि या मान के डायरेक्ट सीडिंग से किया होगा, वो विधि भी उन लोगों की लगभग महीने भर की फसल लगभग हो चुकी है। तो अब उसमें अगर देखा जाए तो समसामयिक के लेवल पे यदि हम बात करें, तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है इस टाइम किसानों की, वो जिम्मेदारी ये होती है कि उनको हम कचरा का प्रबंधन कैसे करें, कचरा का हम नुकसान कैसे करें, उनको नाश कैसे करें। उनमें हम नाइट्रोजन का अगर किस तरह से हम उनको बैलेंस फर्टिलाइज़र जो यूज़ करना है उसको हम किस तरह से करें। फिर हम उनको कीटों से उनकी देखभाल कैसे करें, बीमारियों से देखभाल कैसे करें, पानी की किस तरह से हम ज़रूरतें उनकी पूरी करें, किस किस समय में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से यहाँ बताएंगे। नर्सरी प्रबंधन की यदि सबसे पहले अगर हम बात करें अगर समसामयिकी में, तो देखा जाए तो नर्सरी से अगर हम पौधरोपण अगर करते हैं तो किसान भाइयों को सबसे पहला ध्यान देने की बात यह है कि कम से कम 20 से लेकर 25 दिन की नर्सरी खेत में लगनी चाहिए। देखा यह जाता है कि किसान कम से कम महीने भर 30 दिन 35 दिन 40 दिन की नर्सरी उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाते हैं। हम उनको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि जितने कम दिन की नर्सरी वो लगाएंगे, हम जो वैज्ञानिक लोग जो रिकमेंड करते हैं किसानों को लगाने के लिए, वो हम लोग 18 से लेकर के 25 दिन की नर्सरी के लिए रिकमेंड करते हैं। और इसमें देखा ये जाता है कि अगर 18 से लेकर 25 दिन की नर्सरी यदि किसान लगाता है, तो सबसे ज़्यादा बढ़वार, सबसे ज़्यादा शाखाओं की संख्या और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इसी अवस्था में प्राप्त होता है। दूसरी बात ये होती है कि अब रोपा तो हमने लगा दिया, रोपा लगा देने के बाद दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि कचरा प्रबंधन का, तो कचरा प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमको लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, कि धान में जो रोपा लगाने का ट्रांसप्लांट करने का जो सिस्टम आया, वो सिर्फ इसलिए आया कि हम कचरा को मैनेज नहीं कर पाते। कचरा को यदि मैनेज अगर कर पाते हैं तो हम लगता है कि ट्रांसप्लांट करने का सिस्टम में आता है। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम मतलब 20 से लेकर 25 दिन की नर्सरी को उखाड़ के दूसरे खेत में लगाते हैं, और लगा लेने के बाद लगभग हमें माना जाता है कि करीब 20 से 22 दिन तक कोई कचरे नहीं आते, लेकिन उसके बाद कचरों का आना शुरू होता है। तो बहुत कम कचरे रह जाते हैं जिसको नॉर्मल निदाई से मेंटेन किया जा सकता है। तो चूँकि कचरे पूरे जीवन काल तक न आए, इसके लिए ज़रूरी है कि दो तरह के कचरा प्रबंधन किया जाता है। एक कचरा प्रबंधन बोला जाता है जैसे प्री इमरजेंस का, हम कचरा को उगने से पहले ही रोक दें, उसके लिए अलग दवाएं हैं। दूसरा आया जाता है कि अगर 20 से 22 दिन की हमारी फसल हो गई है, कचरा यदि उग गया है, तो उसमें हम क्या करें, तो उसको हम पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं, कि कचरे के उग जाने के बाद ही। तो प्री इमरजेंस के लिए अलग, प्री इमरजेंस के लिए हमारा सबसे बढ़िया जो दवा हमें लगती है और सबसे सस्ती दवा किसानों के लिए है, वो है आपका प्रेटिला क्लोर। तो प्रेटिला क्लोर आपका 6% है, 6%। और आपका बेंसल्फोरान मिथाइल है आपका 0.6%। इन दोनों का ग्रेन्यूल्स मिला हुआ बाज़ार में आता है। इसको 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यदि रुपाई के, यदि आप 3 से लेके 4 दिन के अंदर में मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, 3 से 4 दिन के बाद नहीं होना चाहिए,
3 से 4 दिन के अंदर में यदि आप डाल देते हैं तो लगभग 99% कचरे नहीं उगेंगे पूरे लाइफ तक। जो किसान भाई ये तरीका नहीं अपना पाते हैं शुरुआत में, उनके लिए कचरे अगर आ गए होंगे तो वो 20 से 22 दिन बाद कचरे फिर भी उगना शुरू हो जाते हैं, जो जिन्होंने नहीं डाला है दवा। फिर उसके बाद हम उनको आप बिस्पायरिवेट सोडियम, ये हमेशा बाज़ार में मिलता है, जो धान का एक स्पेसिफिक विडिसाइड है। ये सारे सबको धान को एक असर नहीं डालेगा लेकिन पूरे कचरे को नष्ट कर डालता है। ये लगभग आपका 250 से लेकर के 300 ml प्रति, मतलब प्रति 300 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है ये, और इससे माना जाए तो लगभग 120 से लेके 130 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ये डोज है। इससे संपूर्ण कचरे मर जाते हैं ये। अगर लेकिन उसमें एक हमारा सुझाव है किसानों को कि ये 20 से लेके 25 दिन के अंदर में ही ये दवा डल जानी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई देर से डालते हैं जिनसे समस्याएं आती हैं और कचरे नहीं मरते हैं। तो कचरे की एक लाइफ होती है, जब तक कि वो मतलब 4 से 5 लीफ अवस्था से पहले ही अगर हमने कचरे दवाई डाल दिया तो मर जाते हैं। तीसरी चीज़ें आती हैं हमारा मतलब फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का। अब फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट में अब आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि जब हम रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय में हम डालते हैं कि लगभग 120 किलो नाइट्रोजन का, 60 किलो फास्फोरस का है, और उसके बाद 40 या 40 किलो आपको के डालते हैं, पोटास की बात होती है ये। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो बैलेंस रूप में किसान को पता नहीं होती है। इसीलिए एज ए हम लेमैन की भाषा में हम किसान को इसलिए कह सकते हैं करीब 40 से लेकर 45 किलो DAP 1 एकड़ में, और आप यदि देखें तो करीब जो है 10 किलो आपका म्यूरेट ऑफ पोटास MOP, और लगभग 10 किलो ही ये आपका जिंक सल्फेट, ये अगर तीनों मिक्स करके रोपा लगाने से पहले खेत में डाल करके फिर हम रोपा लगाते हैं तो लगभग जितना बेसल का ज़रूरत होती है बेसल पूरा हो जाता है। अब जो बचता है हमारा नाइट्रोजन का जो डोज होता है, इस नाइट्रोजन को रिप्लिकेट करके 3 बार में हमें डालना है। पहली बार जो यूरिया हम जानते हैं, यूरिया लगभग 46% मतलब नाइट्रोजन होता है यूरिया में, तो हम करीब पहली बार जो रोपाई की पहली बार हम 12 से 15 दिन के बाद जो पहली शुरुआत करते हैं तो उनमें दिखाया जाता है करीब 12 से लेकर के 20 किलो तक प्रति एकड़ के हिसाब से। फिर दूसरी बार जो हम शुरू करते हैं करीब 40 से लेकर 42 दिन का जो पौधा हमारा हो जाता है तो लगभग 25 से लेकर 30 kg प्रति एकड़, और लास्ट जो हम अंतिम जो करते हैं हम 70 से 75 दिन की फसल में लगभग 30 से लेकर 35 किलो। इसके बाद फिर नाइट्रोजन देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर इतना किसान भाइयों ने कर लिया है तो ये लगभग पूरा संपूर्ण डोज हो जाता है जो हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का है ये। अब अंतिम बचता है आपका, हम उनको बीमारियों से कैसे बचाएं। तो बीमारियों से बचाने के लिए ध्यान ये देना जरूरी है कि धान में सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है या बीमारियां आती हैं वो आपका है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे BLB के नाम से जानते हैं, या तो हम दूसरी बात करें सीट ब्लाइट होता है, इसके नाम से भी जाना जाता है, या तो स्टेम बोरर। ये 3 ऐसे हैं जो एक कीट के द्वारा फैल रहा है और 2 आपका जीवाणुओं के द्वारा, फफूंद के द्वारा फैल रहे हैं। तो सबसे पहला जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की बात कर रहे हैं, जो कि किसान भाई जहाँ पर कि नाइट्रोजन ज़्यादा प्रयोग करते हैं या वैसी एरिया जिनको किसान को पता नहीं है और बहुत पुरानी वैरायटी लगाते चले आ रहे हैं, उन सब के लिए दिक्कतें आती हैं, वो बीमारियां वहाँ आती हैं। इसके लिए आप सबसे सस्ती दवा और किसानों के हित के लिए जो हमने अपने अनुसंधान के द्वारा आज हमने 10 साल से कम हम रिसर्च कर रहे हैं, और हमने ये पाया है कि टेबुकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल, टेबुकोनाजोल को जो हमने सबसे सस्ता पाया कि टेबुकोनाजोल को यदि हम 50% का हमारे पास अगर बाज़ार में अवेलेबल है तो हम 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से यदि हम 70 दिन की अवस्था में, और दूसरा जब हम बालियाँ निकल रही हैं गभोट निकलने की अवस्था में, यदि हम ये 2 बार स्प्रे कर देते हैं तो पूरे लाइफ तक किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं आएंगी। दूसरी चीज़ें आती हैं, मान लीजिए कि यदि हमको ये दवा टेबुकोनाजोल नहीं मिल रहा है, तो टेबुकोनाजोल नहीं मिल रहा है तो हमारे पास उससे भी सस्ती दवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, COC के नाम से बाजार में मिलती है। इसका भी आप 1.5 से लेके 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके यदि हम 70 से 75 दिन की अवस्था और बालियाँ निकलने की अवस्था में डाल देते हैं तो भी सारी समस्याएं निकालने से मुक्ति मिल जाती है। आने वाले समय में आप पिछले कई सालों से 2-3-4 सालों से जिस समय ज़्यादा बारिश होती है, हम ये सुनते हैं कि काले दाने की व्याधि आ रही है। इसका मतलब धान में कंडुआ रोग लग जा रहा है। उसकी भी समस्या से निजात पाया जा सकता है यदि हमने टेबुकोनाजोल यदि 1%, जैसे मैंने बताया कि 50% का 1 ml पर लीटर के हिसाब से यदि हमने 2 बार दे दिया 70 दिन की अवस्था में, और दूसरा हमने अगर आपको बालियाँ निकलने की अवस्था में दे दिया, तो इन बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और काले दाने की दोनों बीमारियों से हमारे निजात मिल जाएगा। ये तो रहा बीमारियों का। तीसरी जो समस्या है हमारा स्टेम बोरर का,
जो कि कीट से होता है। किसान भाई बार बार समस्याएं लेके आते हैं कि सर हमारी बालियां निकल रही, बालियां सफ़ेद हो जा रही हैं। ये तो ये बालियों से निपटारा के लिए भी कुछ भी नहीं करना है उन्हें। क्लोरोपारीफास 50% का सबसे सस्ती दवा है, ये भी आती है बाज़ार में। और ध्यान ये देनी है कि सबसे ज़्यादा यदि डुप्लीकेसी अगर कहीं है बाज़ार में तो दवाओं में है। किसान भाइयों, सबसे आपसे हमारा अनुरोध यही है कि जब भी दवाएं, कोई भी दवा यदि आप किसान भाई यदि अपनी फसलों में डालते हैं तो कभी भी दवा हमेशा विश्वसनीय दुकानों से लें और विश्वसनीय कंपनियों का लें। यहाँ पे ये दवा जो हम बता दे रहे हैं, ये दवा डालने के बाद किसी और दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, न तो किसी और मैनेजमेंट की आपको ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जल प्रबंधन का, चूँकि बारिश का मौसम होता है, धान को बहुत ज़्यादा जल प्रबंधन की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी एक चीज़ और बताना इसमें चाहेंगे कि हमारी ये मिथ्या हमें छोड़ देनी चाहिए कि धान को बहुत पानी लगता है। अब ये ज़माना चला गया, समय चला गया कि लोग पानी में डुबा के रखते थे, बड़े बड़े मेड़ बना के रखते थे धान के लिए कि धान डूबा होना चाहिए। अब वो ज़माना इसलिए निकल गया कि अब वैराइटीज़ क्या, हम लोगों ने जो नई वैराइटीज़ निकाली है वो सब सेमी ड्वार्फ की वैराइटीज़ हैं जो बहुत छोटे हाइट की होती हैं, मीडियम हाइट की होती हैं। और मीडियम हाइट के लिए जो वैराइटी है उनमें सबसे बड़ी अच्छाई ये क्या हो गई कि ज़्यादा शाखाएँ निकलती हैं नीचे से। तो ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी तो इसका मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पानी भरा नहीं चाहिए। धान को अगर नमी पर्याप्त अगर बनी हुई है और कचरा मैनेजमेंट यदि आपने कर लिया है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका जब नमी रहेगा तो नमी की अवस्था में धान सबसे ज़्यादा देता है। ये पानी का भरा होना हमेशा ज़रूरी नहीं है। किसान पानी भर के इसलिए रखता है कि हमें कचरे दोबारा न उग जाए, इसलिए वो करता है। तो अगर सबसे ज़्यादा तो ये तो हो गया। लास्ट में जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब दानों मतलब क्या हो जाता है, बालियाँ निकलने के बाद दाने में जब दूध भरता है, इसे हम बोला जाता है कि जब दाने भरने की अवस्था आती है, किसान भाइयों आप सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत उस समय ये है कि आपको उस समय में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और नमी कमी क्यों नहीं होनी चाहिए? कमी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उस समय में यदि पानी की कमी यदि होगी तो आप ध्यान दे लीजिए कि आपका उत्पादन कम मिलेगा, दानों का वजन कम होगा। और तीसरी चीज़, यदि आप धान खाने के लिए लगा रहे हो आप तो समझ लेना है कि जब आप धान से चावल जब निकालोगे तो सबसे ज़्यादा अगर टूटता है, टूटने की समस्या भी उसी समय में आती है। इसलिए कि जिस समय दाने भर रहे हैं यदि उस समय पानी की कमी हो गई तो क्या होता है, दाने पूरे फिलअप भरते नहीं है वो, जिससे क्या होता है जरा सा दबाव लगते ही दाने टूट जाते हैं। तो ये है मेरे हिसाब से लगभग धान का जो समसामयिकी आपने बताया, समसामयिकी के लिए ये अब लगभग परिपूर्ण है। इस तरह से अगर ये मतलब इतनी बारी बताई गई यदि बातों को यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप धान का भरपूर उत्पादन इस विधि से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से धान की फसल के समसामयिक कार्य हमें बताए और किसान भाइयों आप भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि धान की फसल में किस तरह से क्या क्या समसामयिक कार्य होते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जिस तरह से हम बता रहे थे कि बारिश कभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते बारिश का कम आना, कभी बहुत ज़्यादा चले आना, इस तरह को देखते हुए विश्वविद्यालय ने भी बहुत सारे अपने रिसर्च में बदलाव किए हैं। देखा जाए तो उस बदलाव में वैसी वैरायटीज़ को निकालना जो कम पानी में भी अपने आप को सर्वाइव कर ले, जिसे बोलते हैं सूखा और अधिक इसमें ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज़। देखा जाए तो कभी टेम्परेचर चूँकि हमेशा बढ़ता चला जा रहा है तो ज़्यादा तापमान में भी अपने आप को सहन कर लें। तीसरी जो किस्में हैं उसमें अगर देखा जाए तो कुछ लेट वैरायटी है, जैसे
कुछ लेट वैरायटी। मध्य प्रदेश की जलवायु क्या होती है कि यहाँ ठंडी जल्दी आती है, जल्दी चली भी जाती है। तो इसके लिए भी अगर होता देखा जाता है अक्टूबर के मंथ तक लगभग मतलब ठंडी आना शुरू हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है धान में फिर बालियाँ बाहर निकलना बंद हो जाती हैं। इस केस को देखते हुए विश्वविद्यालय ने एक नए अपने मतलब अनुसंधान में एक नया आयाम जोड़ा है, ऐसी वैरायटीज़ भी निकाला जाए जो कोल्ड टॉलरेंट भी हों। और एक बहुत बड़ा पूरे भारत सरकार का एक उपक्रम चल रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि बायो फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि हम धान की किस्मों को या किसी भी फसल में मतलब उसके अनुवांशिक गुणों में ही हम उसमें ज़्यादा जो है जिंक, ज़्यादा आयरन, ज़्यादा प्रोटीन, इन सब कंटेंट को ही डाल दें, जिससे क्या होगा जो हम उसके प्रोड्यूस को अगर खाते हैं तो वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभकर होगा ही। तो अब हम लोग धान में भी इस तरह की किस्मों को निकाल रहे हैं जो नेचुरल रिच हैं वो, जिसमें ज़्यादा आयरन, ज़्यादा जिंक कंटेंट पाया जा रहा है। इसलिए इस तारतम्य पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और एक ख़ास चीज़ें होता क्या है कि जैसे अगर देखा जाए तो पहले किसी ने कोई वैरायटी बनाई नहीं है। जितनी भी पुरानी वैरायटीज़ हैं, जैसे हम कुछ वैरायटियों का यहाँ नाम लेना चाहेंगे जो मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित हैं, जैसे आपका जीरा शंकर, चिन्नौर, दूबराज, काली मूछ, ये है आपका समझ लीजिए कि जीरा फूल, विष्णु भोग, ये सब इस तरह के हैं जो किसी ने बनाए नहीं है। ये पूरा कलेक्शंस हैं, पूरे कंजर्वेशंस हैं किसानों के ये। तो इस बेसिस को देखते हुए ऐसी किस्मों को सहेजना और सहेज करके उनका अपने ब्रीडिंग में यूज करना, जैसे क्या हो जाता है हम लोग जहाँ उत्पादन ज़्यादा बढ़ाते हैं वहाँ क्वालिटी नहीं होती है, तो जहाँ क्वालिटी अगर नहीं होगी तो हम उसको खा नहीं पाएंगे। और एक और भी हम लोगों ने अनुसंधान में पाया है कि खाने में धान वही प्रयोग करना चाहिए जो सुगंधित हों। तो सुगंधित का मतलब ये हो जाता है कि जहाँ सुगंध जाता है, सुगंध के साथ साथ वहाँ पे ज़्यादा आयरन और ज़्यादा जिंक कंटेंट भी चले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक अच्छे गुण के साथ दूसरा अच्छा गुण अपने आप आता है ये। तो अब वो समय आ गया है कि जब हम खाने के लिए कुछ भी न खाएं, हम वो धान को खाएं या वो धान को हम उगाया जाए जिस धान का चावल हमें खाने में भी अच्छा लगे और दूसरा काम हमारे शरीर को भी लगे। ये देखा जाए तो लगभग जैसे मैंने पहले ही बताया कि पूरे अगर विश्व में देखा जाए, खासकर अगर एशियन कंट्री को देखा जाए तो यहाँ का 90% जो भोजन है वो चावल है, 90% भोजन। और यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा जो औरतों में सबसे ज़्यादा जो कमी देखी जाती है, ब्लड की कमी देखी जाती है। इसलिए ब्लड की कमी देखी जाती है कि जो भोजन हम खा रहे हैं, चावल प्रयोग कर रहे हैं, वो चावल में क्या हो जा रहा है, आयरन की कमी है। अगर हम बायो फोर्टिफाइड धान यदि उगाना शुरू करते हैं, इस तरह का अनुसंधान करते हैं और लोगों किसानों के पास तक ज़्यादा उत्पादन देने के साथ साथ यदि हमें क्वालिटी वाला धान भी मिल रहा है तो ये सोने में सुहागा का काम करेगा। तो ये कुछ इस तरह का अनुसंधान है जिस पे विश्वविद्यालय बहुत तरीके से काम कर रहा है। मैंने पहले भी बताया कि जैसे धान में आपका JR 206 है, चिन्नौर है, जीरा शंकर है। और एक खास उपलब्धि मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, क्या हो गया है कि मध्य प्रदेश का पहला जो एग्रीकल्चर GI है वो GI आपका मतलब आपका बालाघाट चिन्नौर के नाम से हुआ। वो खाद धान में ही है ये, और वो धान मतलब बालाघाट के एरिया में है, जिनसे मतलब उसकी क्वालिटी का कोई जोड़ नहीं है। सर, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है खबरें खेती की, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। महिला कृषकों को देंगे ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश में 144 लाख हेक्टेयर में हुई बुवाई। कृषि वैज्ञानिक नई फसल किस्में विकसित करे। मूंगफली का गेरुई रोग और अश्वगंधा से लाभ कमाए। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के पुरुषार्थ से देश कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मुझे उन पर गर्व है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ये किसान भाई बहनों श्रमिकों के सामर्थ्य का ही परिणाम है कि मां भारती का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए वे पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। ये बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 10 करोड़ महिलाएं महिला स्व सहायता समूह में जुड़ी हुई है और महिला स्व सहायता समूह के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी, आंगनवाड़ी वाली दीदी, दवाई देने वाली दीदी मिलेगी। और अब मेरा सपना है कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। उन्होंने कहा कि गांव की महिलाओं का सामर्थ्य देखता हूं, इसलिए मैं नई योजना सोच रहा हूं कि कृषि सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए महिला स्व सहायता समूह की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे ड्रोन चलाने की।
ड्रोन रिपेयर करने की ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे महिला स्व सहायता समूह को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए शुरुआत करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति संख्या 7 की 27वीं बैठक का आयोजन गत दिनों केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अशोक वर्णवाल थे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव डेय और महानिदेशक भ्राकु अनुपू ने की। मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्री वर्णवाल ने बताया कि कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास ने प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में उपलब्धि के साथ संभावित अवसरों का उल्लेख किया। श्री वर्णवाल ने ICAR तथा राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को नई फसल की किस्में, नस्लों, तकनीकों और मानवीकरण को विकसित करने पर जोर दिया, जिससे कृषि व्यवसाय को विस्तार मिल सके। मूंगफली तिलहनी फसलों के रूप में ली जाने वाली प्रमुख फसल है। मूंगफली की खेती मुख्य रूप से रेतीली और कछारी भूमियों में सफलतापूर्वक की जाती है। मूंगफली के दानों से 40 से 45% तेल प्राप्त होता है, जो कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मूंगफली के गेरुई रोग से लगभग 15 से 30% तक उत्पादन कम हो जाता है। ये रोग फफूंदी के द्वारा फैलता है। सर्वप्रथम रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। मूंगफली के इस रोग से पत्तियों के प्रभावित भाग की बाह्य त्वचा फटने लगती है। ये रोग उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर गिरने लगती है और फलियों के दाने चपटे और विकृत हो जाते हैं। वैसे तो इस रोग के मुख्य लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर अधिकतर लाल रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और ये धब्बे बाद में आगे चलकर आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां सूख जाती है। अश्वगंधा समस्त भारत में पाया जाता है। ये औषधि पौधा है। पत्ते हल्के हरे रंग के, सफेद, रोएदार और अंडाकार होते हैं। फूल पत्रकोण से निकलकर शाखाओं के अग्रभाग पर दिसंबर से मार्च तक आते हैं। फल गोलाकार तथा रसभरी के समान होते हैं। फल के अंदर असंख्य बीज होते हैं। इसकी जड़ मूली की तरह लेकिन पतली होती है। अश्वगंधा की प्रमुख किस्मों में जवाहर अश्वगंधा 20, जवाहर अश्वगंधा 134 किस्में प्रमुख है। अश्वगंधा की बुवाई के समय खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। जब 1-2 बार वर्षा हो जाती है तथा खेत की जमीन अच्छी तरह से संतृप्त हो जाए तभी बुवाई करनी चाहिए। सिंचित अवस्था में उसकी बिजाई सितंबर के महीने में भी कर सकते हैं। अगर बिजाई छिटक कर की जाती है तो लगभग 4 किलो बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ होती है। लाइनों में बिजाई करने से बीज की मात्रा कम लगती है। नर्सरी में बुवाई करने के लिए 2 किलो बीज प्रति एकड़ काफ़ी होता है। बीजों को बोने से पहले नीम के पत्तों से गाढ़े से उपचारित करें, जिससे फफूंदी आदि से हानि ना हो। अश्वगंधा अच्छी फसल के लिए कतार की कतार का फासला 20 से 25 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे का 4 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छी फसल लेने के लिए खेत की तैयारी के समय 8 से 10 टन गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद मिला दें। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। दर्शकों, अब वक्त हो चला है हमारे जाने का, पर अगले अंक में हम फिर एक नई जानकारी के साथ हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।